हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन टू दी टेक्स एक्सप्रेस। आपके इस चहेते यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपको याद होगा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था इनकम टैक्स लॉ का एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न जो कहीं ना कहीं हम लोगों की ज़िंदगी में अफेक्ट आता है और जिसके लिए जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और वो था किसी भी प्रॉपर्टी का गिफ्ट, विल, सक्सेशन या इनहेरिटेंस के अंतर्गत जब प्रॉपर्टी पास ऑन होती है और सक्सेसर द्वारा उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाता है तो उस पर कैपिटल गेन का कैलकुलेशन किस प्रकार होता है, इंडेक्सेशन कौन से ईयर से दिया जाएगा। तो वहाँ पर मैंने आपसे एक कॉन्फ्लिक्ट, एक कंट्रोवर्सी भी डिस्कस की थी जो कई बार जो टैक्स प्रोफेशनल्स होते हैं उनके माइंड में भी आती है कि इंडेक्सेशन कौन सी ईयर से एप्लीकेबल होगा, प्रीवियस ओनर के ईयर से या फिर जिस ईयर में असेसी द्वारा फर्स्ट टाइम उस असेट को इनहेरिट किया गया यानी कि होल्ड किया गया। तो आइए अब इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ क्या इसका पॉसिबल रेजोल्यूशन क्या है और इस बारे में जुडिशियल आउटलुक क्या है। इस कंट्रोवर्सी को दूर करने के लिए कई केसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। इसमें एक लीडिंग केस है बॉम्बे हाई कोर्ट का CIT वर्सेस मंजुला जे शाह के केस में। इस केस में इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस में बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने जब ये प्रश्न आया कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट असेसी को इन केसेस में कब से मिलना चाहिए, जब प्रीवियस ओनर द्वारा असेट एक्वायर किया गया था उस ईयर से या जहां पर इनहेरिट किया गया है फर्स्ट टाइम उस ईयर से। तो यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन प्रोविजंस को इंटरप्रेट करते हुए ये क्लियर किया कि असेसी को इंडेक्सेशन का बेनिफिट उस ईयर से दिया जाना चाहिए जिस ईयर में प्रीवियस ओनर ने प्रॉपर्टी को एक्वायर किया था और ना कि उस ईयर से जहां पर कि ये असेसी फर्स्ट टाइम उस असेट को इनहेरिट किया था या होल्डर बना था या ओनर बना था। तो यहाँ पर CIT वर्सेस मंजुला जे शाह बॉम्बे हाई कोर्ट का एक लीडिंग केस लॉ है जो ये सपोर्ट करता है कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको प्रीवियस ओनर ने जब एक्वायर की थी प्रॉपर्टी उस ईयर से ही मिलना शुरू हो जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है अरुण शुंगलू ट्रस्ट वर्सेस CIT के केस में। ये भी बॉम्बे हाई कोर्ट के इस व्यू को सपोर्ट करता है और इस केस में भी दिल्ली हाई कोर्ट का यह मानना था कि लॉ की इंटेंशन ये नहीं है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का जो इंडेक्सेशन है उसके बेनिफिट को रिड्यूस कर दिया जाए सक्सेसर के हैंड्स में जस्ट बिकॉज कि उसने वो प्रॉपर्टी बाद में इनहेरिट की थी। और यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यही जजमेंट दिया कि चूंकि सेक्शन 49(1) में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू द प्रीवियस ओनर को ही आधार बनाया गया है सक्सेसर के हैंड्स में कैपिटल गेन की कैलकुलेशन के लिए, इसलिए आइडियली यहाँ पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी प्रीवियस ओनर ने जब प्रॉपर्टी एक्वायर की थी उस ईयर से मिलना शुरू होना चाहिए। अब कुछ समय पहले एक ITAT मुंबई का केस भी आया है ITO वर्सेस प्रीतेंद्र सिंह जवेरी के केस में, जहां पर भी उन्होंने ये माना है कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का जो बेनिफिट है उस ईयर से मिलना चाहिए जहां पर कि प्रीवियस ओनर ने पहले उस असेट को होल्ड किया था और ना कि उस ईयर से जहां पर कि असेसी ने उसे इनहेरिट किया था। उन्होंने बोला कि The same has to be understood as defined under explanation 1B to section 2 subclause 42A। तो दोस्तों, ये कुछ केस लॉस हैं जिन्होंने इस कंट्रोवर्सी को रिजॉल्व करने की कोशिश की समय समय पर, और इन सभी केस लॉ में एक ही बात निकल के सामने आ रही है, वो ये है कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का बेनिफिट उसी ईयर से मिलना चाहिए जहां पर कि प्रीवियस ओनर ने प्रॉपर्टी को एक्वायर किया था। और इस संबंध में मेरा ये मानना है कि लॉजिकली भी अगर देखा जाए तो जहाँ सेक्शन 49(1) ये प्रोवाइड करता है कि प्रीवियस ओनर की कॉस्ट को ही सक्सेसर के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा क्योंकि इवेंचुअली सक्सेसर ने उसके लिए कोई पेमेंट नहीं किया है, सिर्फ प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है। और पीरियड ऑफ होल्डिंग भी वही है जो प्रीवियस ओनर की पीरियड ऑफ होल्डिंग है टू डिटरमाइन वेदर इट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और अब जो प्रीवियस ओनर है जस्ट बिकॉज की उनकी डिमाइस हो चुकी है यानी उनकी डेथ हो चुकी है, अगर उनकी डेथ के बाद प्रॉपर्टी इनहेरिट होती जा रही है तो लॉजिकली भी अगर देखें तो जो डिसीज पर्सन है वो अगर अलाइव होता तो भी, और वो अगर अपने अलाइव रहते इस प्रॉपर्टी को सेल या ट्रांसफर करता तो उसको जो कैपिटल गेन लगता उसकी कैलकुलेशन करने के लिए इंडेक्सेशन का बेनिफिट उस प्रीवियस ओनर को भी जिस ईयर में उन्होंने एक्वायर किया था उस ईयर से ही मिलता। अब जबकि सक्सेसर ने उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया है डिमाइस के बाद, तो इवेंचुअली इसका मतलब तो सीधा सीधा यही है कि सक्सेसर स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द डिसीज पर्सन। और जब ऐसा होता है तो डिसीज पर्सन के सारे राइट्स सक्सेसर को भी मिलने चाहिए, और अगर डिसीज पर्सन को अगर वो अलाइव होता तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट उसी साल से मिलना शुरू हो जाता जिस साल से
उन्होंने एक्वायर किया था, तो क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से लॉ द्वारा ये रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है केवल सक्सेसर के हैंड्स में, कि सक्सेसर ने जब प्रॉपर्टी को फर्स्ट टाइम होल्ड किया तब से ही उसे इंडेक्सेशन मिलना चाहिए। तो मेरे नज़रिए से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अगर इस संबंध में कोई भी असेसिंग ऑफिसर्स द्वारा बाद में अगर स्क्रूटनाइज किया जाता है या ऑब्जेक्शन किया जाता है, तो उसके सपोर्ट में हम इन केस लॉस को ज़रूर कोट कर सकते हैं और उस संबंध में अपने डिटेल सबमिशंस आर्ग्यूमेंट्स पेश कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा कंटेंशियस इशू ज़रूर है और इस बारे में अलग अलग जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं, इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। पर राइट नाउ मैं आपको यही कह सकता हूँ कि ये वाला जो व्यू है, यानी कि प्रीवियस ओनर के ईयर से इंडेक्स मिलना चाहिए, ये कुछ केस लॉज द्वारा सपोर्टेड है, जिनका बेनिफिट हम हमारे स्क्रूटनी अगर कुछ आती है तो उसमें ले सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा और इसने आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड की होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।